वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहला मेरा एक मैसेज है यूट्यूब की तरफ कि जो भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ हमें अलाउ करता है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 हमें अलाउ करता है कि हम किसी की भी वर्क को क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए या फिर टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कॉपीराइट क्लेम आता है तो मैं ऑफकोर्स ईमेल आने के बाद वीडियो को डिलीट तो करूँगा, लेकिन फिर ट्विटर वगैरह पे अपलोड कर दूंगा और जिसे भी जैसे भी वीडियो चाहिए मैं उसको सेंड कर दूंगा, फिर वो जैसे मर्जी जहां मर्जी शेयर करे। होता क्या है ना कि यार अभी आप गूगल खोलो, उस पर अगर सर्च करो ना कि कॉफ़ी के कितने डिसएडवांटेजेस है तो आपको 20 आर्टिकल मिल जाएंगे जहां कॉफ़ी को बहुत डेंजरस बता रखा होगा। वहीं अगर आप कॉफ़ी के एडवांटेजेस ढूंढने की कोशिश करोगे तो 20 आर्टिकल आ जाएंगे कॉफ़ी के एडवांटेजेस बताते हुए। अब इस भाई ने यही करा है कि इसके एप्लीकेशन जो फोन में ये रिसर्च कर रहा होगा या लैपटॉप में रिसर्च कर रहा होगा, मेरे को पर्सनली लगता है कि किसी ने स्क्रिप्ट तैयार करके इसको दे दी होगी। लेकिन जो भी रिसर्च कर रहा था उसकी जो रिसर्च टैब में और भी कुछ टैब्स खुली हुई थी, लेकिन वो टैब इसने बताई नहीं, उन सारी टैब्स को छुपा लिया। इस पूरी वीडियो का एक आधार अगर मैं बताऊं आपको तो जो भी इसने पॉइंट्स बोले हैं ना, इस पे बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। लेकिन जब बात डिक्टेटरशिप की आती है तो वो सारे टैब्स खोलने जरूरी हो जाते हैं जो टैब्स ये छुपा रहा है, क्योंकि जब वो टैब्स खुल के आएंगे तो आपको बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकाल और उनकी हरकतों को देखते हुए आपको लगेगा कि चलो ठीक है यार, बीजेपी तो फिर भी ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने, 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। हाँ, जब जर्मनी से देखोगे तो सिर्फ यही दिखेगा आपको सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड। पर ध्रुव राठी के दूसरी टैब्स में क्या था वो आपको मैं दिखाता हूँ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, पंचायत इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में गंदे तरीके का वायलेंस हुआ, कई सौ लोगों की जान वहां चली गई। मामला यहाँ तक पहुंचा कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग होने लगी और फिर मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। बात पता है क्या है कि एक तरफ तो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम ईवीएम करता रहेगा और दूसरी तरफ इन्हें ये नहीं पता कि बैलेट पेपर पे जब भी इलेक्शन होंगे ना वहाँ लफड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी काफी सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि बैलेट पेपर में जब ये ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं ना, वो फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। सिनेरियो ये है कि बैलेट पेपर पे होने वाले जो इलेक्शंस हैं, सबका मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन काफी नंबर ऑफ इलेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर 70-30 भी रेशियो है ना और उसमें 30% वोट्स उसको मिल रहे हो जिसकी सत्ता हो उस स्टेट में। सत्ता का मतलब आप समझ सकते हो, तो 30% वाला जीत जाए कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लोकल लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा, जर्मनी से चीजों को देखोगे तो समझ नहीं आएगा। आगे मैं प्रॉपर रिसर्च और आर्टिकल्स और एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा चीजें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बलूरघाट, कंप्लेंट फाइल करी जाती है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ से वो गायब है। जो कैमरे के अंदर या आसपास मेमोरी कार्ड होता है वो भी वहां से गायब है। कंप्लेंट की जो फोटो है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। परामिता घोष, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बाली जागचा पंचायत, खुद कोर्ट में इन्होंने एडमिट करा कि इनके हाथ से बैलेट पेपर को छीन लिया गया था। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। इन्हीं के ही इंडिया अलायंस में आने वाले कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अधीर रंजन चौधरी, इनका क्या कहना था वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शंस को लेके। वो ध्रुव राठी के ब्राउजर की दूसरी टैब में था, लेकिन वो बहुत ही सफाई से छुपा लिया गया। इनके एलिगेशंस हैं कि कई जगह पे जहां तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हुए थे, उन लोगों के जाली सिग्नेचर करके उनके नॉमिनेशंस को वापस करा दिया गया। कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे तालाब और नालों में बैलेट पेपर्स पड़े हुए मिले और उन बैलेट पेपर्स पे जो वोट्स थे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को डाले गए थे। इवन उन पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर भी थे। और सुनो आप, और मजे की बात सुनो। आनंद बाजार पत्रिका ये रिपोर्ट करती है कि कलिकापुर 1 ग्राम पंचायत 44, यहाँ पे जब इलेक्टोरल रोल आया तो उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो थे 1442। जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 18 पे सिग्नेचर करते हुए नंबर ऑफ वोट्स जितने लोगों को डले हैं वो डाला 1196। और बाद में जब कमीशन की वेबसाइट पे डिटेल्स आई
तो वहाँ आई कि टोटल कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले हैं वो है 1522। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या मजाक चला रखा है वहाँ पर। क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? एग्जैक्टली, क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ पे फ्री एंड फेयर बेसिस पे हो रही हैं सारी स्टेट्स में, वहाँ भी जहाँ बीजेपी नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। ऐसा लग रहा है कि इस भाई की जो स्क्रिप्ट है वो किसी और ने ही लिख के दी है। भाई कह रहा है कि जो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एलिगेशन है वो नरेंद्र मोदी ने ही लगाए थे। ये पूरी हिस्ट्री रह चुकी है। इलेक्शन कमीशन हो चाहे डिफरेंट सेंट्रल एजेंसीज हो, सब पे एलिगेशन स्टार्टिंग से लगते हुए आए। ध्रुव राठी की दूसरी टाइम में ये सारी चीजें थी पर भाई ने बताई नहीं। भाई ये जरूर बताएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की तरफ बायस्ड है, पर ये नहीं बताएगा कि पास्ट हिस्ट्री में क्या हो चुका है। टीएन सेशन की किताब है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस। बात उस टाइम की है जब लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अपनी पूरी रथ यात्रा लेके निकले थे और राम मंदिर को क्रिएट करने के लिए, उसके निर्माण के लिए पूरा कैंपेन रन करा गया था। कांग्रेस के लीडर की तरफ से कंप्लेन जाती है इलेक्शन कमीशन में कि हर पॉलिटिकल पार्टी का सेकुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बीजेपी ने यहाँ पे राम मंदिर के लिए कैंपेन किया, उसमें अपने सिंबल को इस्तेमाल किया। इसलिए जो बीजेपी है उस पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर देना चाहिए, और पार्टी का सिंबल फ्रीज होने का मतलब है कि पार्टी को ही ऑलमोस्ट सस्पेंड मान लो आप। पार्टी का सिंबल ही तो सब कुछ है। बीजेपी का आगे से आंसर आता है कि इस हिसाब से तो जो कांग्रेस है उसका भी सिंबल को फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जाके मिजोरम में ये अपील करके आए थे कि मिजोरम को क्रिश्चियन स्टेट की उपाधि दे दी जाएगी। लेकिन जब ये सारी अपील करी गई तो जो अभी ये कह रहा था ना कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बताया जाता है कि कांग्रेस के डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या पावर नहीं है, लेकिन बीजेपी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस और पावर्स हैं। तो बीजेपी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आई हैं उन चीजों को हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ हम सुनने को तैयार नहीं है। अगर अपने कॉमन सेंस से कोई भी आदमी बैठा है तो समझ सकता है कि यहाँ पे बायसिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। और इत्तेफाक की बात है कि जो टीएन सेशन साहब थे वो अर्लियर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से उनके कनेक्शंस रह चुके थे। हालांकि बाद में ये सारा मसला दब जाता है क्योंकि बीजेपी के पास अच्छा खासा जनता का सपोर्ट था और ये मसला गर्म हो जाता है और काफी केओस की सिचुएशन कंट्री में हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का सेकुलर होना जरूरी है। ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। आप भी अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखोगे तो जनरल कंडक्ट में ही ना काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया जाए तो इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी सस्पेंड हो जाएंगी। इंडियन आर्मी के नाम का इस्तेमाल करना, ये अगर टॉपिक वाइज देखोगे तो बहुत छोटी बात है। स्टार प्लस के सीरियल की तरह बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश ये भाई कर रहा है। इसके टैब्स में बहुत सारी चीजें और भी खुली हुई होंगी, क्योंकि जब ये रिसर्च कर रहा होगा तो ये भी चीज इसके सामने आई होंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट्स में ये भी लिखा हुआ है कि कास्ट के बेसिस पे कोई भी अपने वोट बैंक को ल्योर या वोट बैंक को प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं कर सकता। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, मेरे भाई ध्रुव, जनरल कंडक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मोस्क, टेम्पल, चर्च, किसी भी तरीके की रिलीजियस वर्शिप इंस्टीट्यूशंस जो है उनको अपने कैंपेन का हिस्सा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर नहीं बना सकता। राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ, अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है वो जाके अंबानी के घर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ बता रहे थे और कह रहे थे कि वो तुड़वा देंगे उसको। बम्बई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है
बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। हमारी सरकार अगर वहाँ होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सस्पेंड होने से बच जाएगी इसमें? और भी कुछ फनी बातें बता देता हूँ कि जैसे आपने किसी भी गांव में पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे। जनरल कंडक्ट ये कहता है किसी की भी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, चाहे उसका कंपाउंड है, चाहे कुछ भी इंडिविजुअल उसका हो, वहाँ आप पोस्टर नहीं लगा सकते उसकी परमिशन के बिना। एक जो गाँव होता है जहाँ से कोई रामफल नाम का बंदा किसी फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा होगा, लोगों के बाथरूम तक पे पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती हैं? आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? इससे ज्यादा स्टूपिड मिस्टेक नहीं हो सकती। या तो भाई ने, या तो किसी ने इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे दी, या इसने गूगल सर्च करा होगा कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है। और जब ये गूगल सर्च आप करते हो ना, तो आपको एमपी और एमएलए के कैंडिडेट्स की एक्सपेंडिचर लिमिट आती है। मतलब कि जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ना, तो वो इलेक्शन में कितने रुपए खर्च कर सकते हैं उसकी लिमिट आती है। पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट्स पे कितना खर्च कर सकती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडास को रन करने के लिए कितना खर्च कर सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई कैप नहीं है। लेकिन इस भाई को ये पता नहीं चला। इस भाई ने सीधे सीधे जितनी सीट्स पे बीजेपी लड़ी है 437, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 95 लाख के लिमिट से और बता दिया कि भाई इतने रुपए खर्च होने चाहिए, लेकिन इतने हो नहीं रहे। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बीजेपी ने इतने मेंशन कर रखे हैं। जैसे बीजेपी जो है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनके पास बेसिक अकाउंटेंट्स और मैथ करने वाले लोग नहीं है, ये ओवर स्मार्ट है। लेफ्ट इकोसिस्टम की अलग ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। उसी सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज की उसी रिपोर्ट में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जैसे 45% जो एक्सपेंडिचर है वो बीजेपी ने करा, 2009 में 45% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कांग्रेस ने करा था। वो तो ये खा गया, इसमें तो दूसरी टैब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। अगर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ सीट्स देखी जाए तो 303 सीट्स जीते थे ये 543 सीटों में से। इसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 55% आता है। उसका जो बीजेपी एक्सपेंडिचर करती है वो 45% है, जबकि सीट्स 55% ले रही है। दूसरी चीज कि सेंटर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस टाइम बीजेपी को कम्पीट करती है, जो उसके लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर पे भी आ सकती है। ध्रुव राठी की टैब्स में और भी बहुत कुछ खुला हुआ था जो इसने बताया नहीं। अगर मैं सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी में खर्च हुए पैसे की बात करूं तो डीएमके पॉलिटिकल पार्टी ने 114 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 23 करोड़ रुपए खर्च करे। तो क्या हम ये बोल दें कि डीएमके जो है वो हमारा डिक्टेटरशिप कर रही है? नहीं, क्योंकि डीएमके वहां अफोर्ड कर सकती है, बीजेपी को वहां बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। भाई कह रहा है कि 16,000 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कमाए गए, उसमें से बीजेपी ने 55 से 60% पैसे कमाए। 2007 से लेके 2011 तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आरटीआई से ये पता चलता है। पहले तो ये बता देता हूँ कि उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो थे नहीं, उस टाइम पे कूपन सिस्टम चलता था। मतलब 20,000 तक के कूपन से आप खरीद सकते हो और आपका जो नाम है वो किसी को पता नहीं चलेगा, और इन कूपन्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग का काम करा जाता था। अब इन कूपन्स के थ्रू जो कांग्रेस को 2007 से लेकर 2011 के बीच में फंडिंग हुई थी वो हुई थी 1172 करोड़ रुपए की। बीजेपी को फंडिंग हुई थी 144 करोड़ रुपए की। और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अगर स्केल देखोगे तो बहुत लो हो जाएगा, उसे यहाँ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस को ही इंक्लूड करके सिर्फ कैलकुलेशन करी जाए तो यहाँ 89.9% कूपन जो अमाउंट आया वो सिर्फ कांग्रेस के पास आया। लेकिन जब 55 से 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी यूज करती है तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई मोदी जी शूट करते हैं ना राजा की तरह, और उन्हीं के नाम पे व्यूज आते हैं, उन्हीं के नाम पे पैसा कमाया जाता है। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। भाई फिर से वही कहानी रिपीट कर रहा है कि ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट से ज्यादा है। कौन सी एक्सपेंडिचर लिमिट मेरे भाई? इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है, लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? इससे बीजेपी की डिक्टेटरशिप का क्या लेना देना है? 2014 से पहले रिक्शे वाले बेचारे ऑटो वाले ही इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? और इससे याद आया कि बीजेपी ने तो अभी ईश्वर साहू को टिकट दिया था और वो जीते भी थे छत्तीसगढ़ में। और भाई तेरी खुद की ही वीडियो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर तू ये कह रहा है कि कोई इंसान जो गरीब है, समाज सेवी है, वो लहर ला सकता है जिसके पास पैसे नहीं है,
अरे जिसको तू डिक्टेटर बोल रहा है वो ऐसे ही तो आया है। ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। कौन नहीं करता। पंजाब पुलिस रचित कौशिक जो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है उसको उठा के ले जाती है, क्योंकि आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस तो है। लेकिन शांतनु पन जो संदेश खली में रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कई दिनों तक जेल में रखा जाता है जब तक कोर्ट खुद नहीं बोलती कि हाँ ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। A few moments later. दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत पब्लिसाइज किया जाता है, इन्हें कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया। ये एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशनड है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं और वहां पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। राठी की पहली टैब में गोदी मीडिया का पूरा इतिहास है। दूसरी टैब में है ध्रुव राठी की एक पोस्ट जहां ये आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के इन्विटेशन को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तीसरी टैब में अच्छा ये तो कोई वीडियो चल रही है। ऑडिवन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडिवन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। चौथे टैब में है भाई के द्वारा करी गई पोस्ट जहां दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ 0 क्रिमिनल चार्जेस हैं और बीजेपी पे 63, 64, 65। ये गोदी मीडिया की न्यूज चल रही है, ये राठी आपी मीडिया की ऐसा कुछ भी नहीं है। छठे टैब में तो बताया जा रहा है कि भास्कर शर्मा जो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो खुद ये ट्वीट कर रहे हैं कि अनदर प्रोडक्ट ऑफ टीम आम आदमी पार्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। ध्रुव राठी और उनकी पोस्ट और भी अनगिनत टैब्स हैं। तो ध्रुव भाई दूसरों को गोदी मीडिया बोल के आप जो पीछे इमोशनल म्यूजिक लगाते हो, आप रात को सोते कैसे हो? जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज में आम आदमी पार्टी के एमएलए को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी एमएलए का एक अरेस्ट हो जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। अंधभक्तों से उलझना मत, अंधभक्तों से उलझना मत, अंधभक्तों से उलझना मत। 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। कई सालों से हमारा सेक्स एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, हमारी जमीन को हड़प के वहाँ पे प्रॉन कल्टीवेशन और पोल्ट्री फार्म्स खोले जा रहे थे। ये कहना था संदेश खली की महिलाओं का जो SC ST वर्ग में आती हैं। ध्रुव राठी के वीडियो फीड में ध्रुव राठी को इतनी जगह नहीं मिली कि ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को भी शेयर करा जाए, क्योंकि ये ना जनता की आवाज में नहीं आता, ये जनता ही में ही नहीं आते ये लोग, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। दरअसल अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो इस पूरी वीडियो में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चूं तक नहीं करी गई है, सिर्फ बीजेपी के अलावा। इनफैक्ट ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो विक्टिम है बीजेपी के डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ एटीट्यूड की वजह से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इंडिया अलायंस फॉर्म हो चुका है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया गया होता तो ये जो वीडियो है ये लेफ्ट का इकोसिस्टम रीट्वीट नहीं कर पाता, उसे शेयर नहीं कर पाता, और विद इन 24-48 आवर्स ये पूरी वीडियो जो है वो लेफ्ट के इकोसिस्टम ने हर जगह फैला दी। मेरे लॉजिक के हिसाब से ये सारा कुछ प्री प्लान था। किसी और की प्री प्लान स्ट्रेटेजी में दूसरों को गोदी मीडिया नहीं बुलाते, क्योंकि फिर घर जाना होता है भाई, और घर जाके क्या बोलोगे कि मुंह मीठा कराओ, मैनिपुलेट करके आया हूँ। अब बात यह है कि राठी ने तो अपनी वीडियो क्रिएट कर दी ताकि पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके खिलाफ ना बोल के, ताकि वो सबके सब इस वीडियो को शेयर कर पाए। पर हम जैसे लोग वो नहीं है, हम बीजेपी को भी वहीं क्रिटिसाइज करेंगे। जब मणिपुर वायलेंस हुआ था तब भी मैंने वीडियो क्रिएट की थी, जब बीजेपी ने काफी लोगों के साथ अलायंस फॉर्म किया जिनके खिलाफ वो करप्शन के चार्जेस को बार बार पुश कर रहे थे, तब भी मैंने वीडियो क्रिएट करी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि बीजेपी या बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेरी वीडियोस को शेयर करें। लेकिन जो लोग आप समझदार बैठे हो, जिनको ये सारी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कमियां और खामियां होती हैं, और डिक्टेटरशिप की बात करके इंडिया की डिसरेस्पेक्ट करना ऑन इंटरनेशनल लेवल ये गलत है, तो
आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड है। वो एक क्रिएटर को पकड़ के दुनिया भर की शेयरिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ के दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक साल आधा साल में खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मांगूंगा, मैं आपका सपोर्ट मांगूंगा। इस वीडियो क्लिप में से जो वीडियो क्लिप्स आपको काटनी है, ट्विटर पर डालनी है, जहाँ डालनी है आप डाल सकते हो, खुल के इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।